हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब अपन बात कर रहे हैं पोएट्री पार्ट को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पिछली 3 पोएम की बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है और आज की क्लास में हम बात करेंगे द 7 एजेज ऑफ मैन। तो देखिए 7 एजेज ऑफ मैन में हम कुछ इसके बारे में बातें करते हैं अबाउट द पोइट। कुछ इस कविता का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, कवि के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। तो देखिए इस कविता को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। दिस पोएम वाज इज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर। तो हम बात करते हैं कि शेक्सपियर जो है ये बहुत ही एक फेमस पोइट है और इनका जो जन्म है बॉर्न 1564 65 में इनका जन्म होता है और 16 में इनकी डेथ हो जाती है। 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने स्टैटफोर्ड स्कूल में अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी और इनकी जो बात है बहुत ही एक प्रतिभाशाली कवि थे। इन्हें ही इज कॉल्ड द नेशनल पोइट, नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड, यानी इनको इंग्लैंड का राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, इनको एक नाम से और जाना जाता था, इनको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना गया। इनका जो वर्क जो करियर है, इनकी रचनाओं का जो काल रहा है, इन्होंने बहुत सारी रचना की हैं। लगभग इनके 38 ड्रामा प्रकाशित हुए, 154 इनकी, यानी इन्होंने जो लिखे हैं, ठीक है, 138 इनके सोनेट हैं। 154 और लगभग इनकी 38 जो हैं वो इनके ड्रामा हुए, ठीक है, प्ले, और इनकी 2 लॉन्ग पोइम आई थी। और शेक्सपियर को अंग्रेजी में एक महान कवि के रूप में माना जाता है। अब ये कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कवि के बारे में हमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब इस कविता की हम बात करते हैं क्योंकि सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कविता से संबंधित पूछे जाते हैं। इस कविता की जब हम बात करते हैं अबाउट द पोइम, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अबाउट द पोइम, ये जो कविता है इस कविता को कहां से लिया गया है, सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो बच्चों, शेक्सपियर ने, इनका एक कॉमेडी आई थी, इनका एक प्ले था, कॉमेडी प्ले, और उस कॉमेडी प्ले का नाम था एज यू लाइक इट। ध्यान दीजिएगा, इनके प्ले का नाम था एज यू लाइक इट। ये एक कॉमेडी थी, इनकी एक कॉमेडी थी, और इस कॉमेडी से ही इस कविता को लिया गया है। यानी द 7 एजेज ऑफ मैन जो कविता है वो एज यू लाइक इट से ली गई है, क्योंकि यह कविता, ये एज यू लाइक इट जो है एक कॉमेडी है और यहीं से इस कविता को उठाया गया है। इस कॉमेडी में हम देखते हैं कि यहां पर एक पात्र होता है जैक। जैक जो है
एक पात्र है और इस जैक, चूंकि इस कॉमेडी का जब मंचन किया जा रहा है तो जैक चूंकि एक प्लेटफॉर्म पर है, मंच पर है, और जैक यहां से कुछ बोलता है, मोनोलॉग है। जैक के दिमाग में कुछ विचार आ रहे हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति कवि ने अपनी कलम के माध्यम से इस कविता में की है। अब जैक के दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं। जैक कहता है, अब देखिए इस कविता में स्पीकर कौन है, तो चूंकि इस कविता का जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो है जैक। अब जो भी कुछ कहा जा रहा है इस कविता में वो जैक के द्वारा कहा जा रहा है। ये जैक नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये पूरा जो संसार है वो संसार एक रंगमंच है। इस कविता के अंदर एक ग्रेट फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को समझने का प्रयास करिए। वो कहता है कि ये संसार रंगमंच है और संसार के रंगमंच पर ये संसार में जितने भी स्त्री पुरुष हैं, मैन वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स, जितने भी स्त्री पुरुष हैं सब इस रंगमंच के पात्र हैं। यानी उसने कहा कि संसार एक रंगमंच है। जिस प्रकार से रंगमंच पर कुछ ये संसार के जीव आते हैं, लोग आते हैं, संसार के रंगमंच पर एक प्लेयर आता है। हम देखें कि उसने कहा कि संसार एक रंगमंच है, तो संसार को रंगमंच क्यों कह रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से रंगमंच पर एक पात्र आता है, इनएक्ट इज रोल, वो अपनी भूमिका निभाता है एंड पास अवे, और वहां से गुजर जाता है। सेम द वे मैन, ह्यूमन बीइंग टेक बर्थ, मानव जन्म लेता है एंड इनएक्ट इज प्लेज, अपनी भूमिका निभाता है और फिर वो चला जाता है। तो उसने कहा संसार एक रंगमंच है और ये जितने भी स्त्री पुरुष हैं इस सभी इस रंगमंच के पात्र हैं। जिस प्रकार से एक पात्र संसार के रंगमंच जिस प्रकार से एक पात्र रंगमंच पर आता है, अपनी भूमिका निभाता है और पर्दे के पीछे चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस मनुष्य भी संसार के रंगमंच पर आता है, अपनी भूमिका निभाता है और चला जाता है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 भूमिकाएं निभाता है और 7 भूमिका उसकी 7 अवस्थाओं के रूप में होती है। अब उसने कहा 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो वो कहता है, अब ये जैक कह रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में 7 भूमिकाएं निभाता है। उसकी पहली भूमिका है एज ए इन्फेंट, इन्फेंट के रूप में, शिशु के रूप में। पहली भूमिका वो शिशु के रूप में निभाता है। अब शिशु के रूप में कैसे निभाता है, तो कवि कहता है फर्स्ट एज एन इन्फेंट म्यूलिंग इन पकिंग इन द आर्म्स ऑफ नर्सेस, मिमी आता रहता है। छोटा सा बच्चा पहली भूमिका एक शिशु के रूप में मिमी आता रहता है, रोता रहता है माँ की गोदी में, है म्यूलिंग एंड पकिंग, दूध उल्टी करता रहता है। इस प्रकार से वो अपनी पहली भूमिका एक शिशु के रूप में निभाता है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब वो फिर बड़ा हो जाता है देन ही बिकम्स ए स्कूल बॉय, तो उसकी पहली भूमिका एक इन्फेंट के रूप में हुई और फिर वो एक स्कूल बॉय बन जाता है। अब स्कूल बॉय कैसा होता है? क्योंकि स्कूल बॉय जो होता है, विनिंग स्कूल बॉय विथ सेंचल शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक द स्नेक अनविलिंगली टू स्कूल, यानी कवि ने वर्णन किया कि दूसरी जो वो भूमिका है वो एक स्कूल बॉय के रूप में निभाता है। स्कूल बॉय के रूप में किस प्रकार से निभाएगा, तो कवि ने कहा कि कुछ चिड़चिड़ा होता है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, उसका चेहरा प्रदीप्त होता है, क्रीपिंग लाइक द स्नेल, और वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, अनविलिंगली गो टू स्कूल, स्कूल के लिए जाता है और ऐसे जाता है जिससे कोई घोंगा जाता हो धीरे धीरे। और इस प्रकार से वो अपनी तीसरी भूमिका एक स्कूल बॉय के रूप में निभाता है। देन फिर और जब और बड़ा हो जाता है तो वह बड़ा हो जाता है तो फिर वो लवर बन जाता है। फिर और बड़ा हो जाएगा तो वो एक लवर की तीसरी भूमिका है वो लवर के रूप में। और उसके कहा कि साइंग लाइक फर्नेस, वो भट्टी की तरह जलता रहता है, बैराग्नि में जलता रहता है, और सिंगिंग ब्यूटीफुल बैलर्स इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की यादों में वो दर्द भरे गीतों को गाता रहता है। और इस प्रकार से वो अपनी तीसरी भूमिका एक लवर के रूप में निभाता है। इसके बाद में वो चौथी भूमिका जब और बड़ा हो जाता है तो एक सोल्जर बन जाता है।
चौथी भूमिका एक सैनिक के रूप में निभाता है, सैनिक जिसमें जोश होता है। अब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर परिपक्व हो जाता है, जोश आ जाता है, एनर्जी होती है, ताकत होती है उसके अंदर। और ही बिकम्स जीलियस, वो ईर्ष्यालु हो जाता है। ही बिकम्स कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धी हो जाता है और दूसरों से वो प्रतिस्पर्धा करता है। और अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए, उसके कहा कि सम्मान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इवन दो थ्रोज हिमसेल्फ इनटू द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, और थोड़ा सम्मान प्राप्त करने के लिए कभी कहता है फॉर बबल रेपुटेशन इवन कैनन्स माउथ, यानी क्षणभंगुर सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो तोप के मुंह में भी चला जाता है। और क्विक टू क्वेरल, लड़ने पर जल्दी उतारू हो जाता है, बहुत ही जल्दी गुस्से वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से वो एक सैनिक के रूप में चौथी भूमिका निभाता है। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है देन वो फिफ्थ भूमिका जब निभाता है, एक जस्टिस के रूप में हो जाता है। जस्टिस यहाँ कहें तो मैं कह दूं कि एक न्यायाधीश के रूप में, और वो न्यायाधीश बन जाता है। न्यायाधीश किसी कोर्ट का नहीं बनता है, ही बिकम्स द रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ हिज फैमिली, अपना घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। पांचवी भूमिका वो एक जस्टिस के रूप में निभाता है। और जस्टिस कैसा होता है, तो फेयर राउंड बेली, उसका पेट मोटा हो जाता है, गोरा बदन है, फेयर राउंड गोरा बेली लटक जाती है, आंखें बहुत खतरनाक हो जाती हैं। और चूंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा व्यंग है कि उसका जो पेट जो लटका हुआ है, जो मोटा पेट हो जाता है, वो उसकी संपन्नता का प्रतीक है। वो एक खाया पिया हुआ व्यक्ति है, प्रॉस्परस हो जाता है, अच्छा पैसे वाला है। लेकिन गुड कैपन लाइन, कभी कहा गुड कैपन लाइन, उसके पेट में मुर्गी के बच्चे हैं, यानी उसने अनर्गल रूप से गरीब लोगों का शोषण करके उस संपत्ति को प्राप्त किया है। वो उसके पास जीवन का एक लंबा अनुभव हो जाता है और उसके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बहुत सारी लोकोक्तियाँ वो जानता है, और इस प्रकार से वो एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है और एक घर का मुखिया बन जाता है, और जस्टिस के रूप में वो अपनी पांचवी भूमिका निभाता है। फिर जब और अगली स्टेज आती है तो व्यक्ति फिर एक छठवीं भूमिका के रूप में ओल्ड मैन के रूप में होता है। अब देखिए ओल्ड मैन, अब ओल्ड जो अवस्था होती है आपकी, ये दो भागों में विभाजित है। अब यहां पर मैं बात करूंगा पेंटालून। देखिए ओल्ड अवस्था यानी छठवीं की बात कर रहे हैं हम, सातवीं नहीं। छठवीं जो अवस्था होती है वो ओल्ड मैन के रूप में होती है। कैसा होता है, कमर झुक जाती है, स्लीपर्ड चप्पल पहन लेता है, लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले कपड़े पहन लेता है, कमर झुक जाती है, चमड़ी लटक जाती है और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। हिज मैनली वॉइस, उसकी जो आवाज़ है, जो मर्दान की बड़ी भारी आवाज़ होती है, वो टर्निंग ए चाइल्डिश ट्रेवल पाइप, बच्चे की जैसी आवाज़ में बदल जाती है। और उसके जो कपड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं स्लीपर्ड पेंटालून। पेंटालून का मतलब यहाँ उसकी ड्रेस से है, वो ढीले कपड़े पहन लेता है, तो हमको वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जोकर हो। पेंटालून यहाँ कहें तो जोकर से है। तो यानी अब यहाँ छठवीं अवस्था है, वो वृद्धावस्था होती है, लेकिन वो वृद्धावस्था कौन सी है, एक पेंटालून की वृद्धावस्था है। अब इसके बाद में वो जब सातवीं भूमिका निभाता है तो ये भी ओल्ड मैन ही होगा, ये भी ओल्ड मैन होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सेनाइल हो जाता है वो, यानी बिल्कुल ये उसका दूसरा बचपन होता है। सातवीं भूमिका किस प्रकार से निभाएगा, सातवीं भूमिका के रूप में बिल्कुल सेनाइल हो जाता है, हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से रहित हो जाता है। और ये उसका इट इज हिज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और ये उसका दूसरा बचपन होता है। यानी जिस प्रकार से बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जब सातवीं अवस्था में व्यक्ति आता है तो वो सिनाइल हो जाता है, और वो ये उसका दूसरा बचपन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस कविता की एक थीम थी। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। अब ये बात कह कौन रहा है, तो ये बात कह रहा है जैक। ठीक है, जैक जो है वो मंच पर है और जैक के माध्यम से इस प्रकार से 7 अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो आज इस कविता में हम
इतना ही थीम की बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम एक एक स्टेंजा पर बात करेंगे, क्या क्या प्रश्न वहाँ से बनते हैं, क्या क्या प्रश्न बोर्ड में आए हैं, उन सब की बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।